प्यारे साथी नमस्कार। मैं देवेंद्र कुमार आप सबका स्वागत करता हूं MLID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्त कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे दोस्त, और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है हम लोग RRB ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं दोस्त, और ये प्रैक्टिस सेट आपको सुबह 9 बजे मिल जाता है। और इससे पहले हम लोग 8 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, जिसमें हमने सारे जो टॉपिक हैं वो सभी क्रम बैच हैं। जैसे हिस्ट्री में देखा जाए तो पहले हम लोग ने पाषाण काल, फिर सिंधु सभ्यता, फिर वैदिक सभ्यता, उसके बाद महाजनपद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस तरह से बढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और इसी तरह से दोस्त फिजिक्स में अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमने मात्रक हैं वो पढ़े थे, और आज भी मात्रक ही पढ़ेंगे, वो चैप्टर लगभग आज फिनिश हो जाएगा। और केमिस्ट्री में भी इसी तरह से टॉपिक वाइज पढ़ा है। तो दोस्त आप ये देख रहे हैं कि सारे प्रश्न है और वो भी टॉपिक वाइज है, तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। आप जुड़े रहिए इस प्रैक्टिस सेट के साथ। और दोस्त वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो लाइक और शेयर भी करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्त आज शुरू करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट 9 नंबर, और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्त शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न है, बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था? तो दोस्त अगर बुद्ध चरितम की बात की जाए तो बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य अश्वघोष ने लिखा था। किसने? अश्वघोष ने लिखा था। तो दोस्त ये अश्वघोष कौन है? अश्वघोष जब चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, फोर्थ बौद्ध संगीति, तो ये दोस्त कब हुई थी चौथी बौद्ध संगीति? इसका जो टाइम है फर्स्ट एडी, मतलब पहली शताब्दी में। जब पहली शताब्दी में हुई तो हुई कहाँ पे थी? ये कुंडलवन में हुई थी। कुंडलवन ये कहाँ पड़ता है? कुंडलवन कश्मीर में। कश्मीर में हुई। तो इसके समय शासक कौन था? इसके समय शासक था कनिष्क। और दोस्त जब ये बौद्ध संगीति हुई तब अध्यक्ष कौन थे? तब अध्यक्ष थे आपको वसुमित्र। वसुमित्र ये हो गए अध्यक्ष। ये कौन हो गए दोस्त? अध्यक्ष। और इसी समय एक उपाध्यक्ष भी बनाए गए थे। तो वो उपाध्यक्ष कौन थे? तो दोस्त उपाध्यक्ष की बात की जाए तो उपाध्यक्ष यही थे आपके अश्वघोष। ये अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। और इन्हीं अश्वघोष ने एक पुस्तक लिखी थी, बुद्ध चरितम। दोस्तों जो बुद्ध चरितम है ये इसमें 28 सर्ग हैं। 28 सर्ग मतलब 28 पार्ट हैं इसके। और 28 पार्ट में से 14 पार्ट जो हैं, इसमें से 14 पार्ट, 14 सर्ग महात्मा बुद्ध के जन्म से आधारित हैं। किससे? ये जन्म की व्याख्या करते हैं। जन्म की व्याख्या या महात्मा बुद्ध के जन्म के बारे में ही बताया गया। ठीक है दोस्त, 14 सर्गों में। तो ये बुद्ध चरितम किसकी रचना है? अश्वघोष की। इनकी एक दूसरी बुक और है, एक बुक इनकी और है, तो उसका नाम है सौदरानंद व्रज सूची। सौदरानंद, सौदरानंद नाम से आएगा, या फिर आप इसका पूरा नाम कहें तो सौदरानंद काव्यम। सौदरानंद काव्यम इनकी दूसरी रचना है। ठीक है दोस्त, अगर महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले की बात की जाए कि महात्मा बुद्ध से जन्म के पहले, महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था उससे पहले की जो रचना है उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो जन्म से पहले की जो रचनाएं हैं जन्म से पहले की रचनाएं, पहले की रचनाएं कहें या फिर कथाएं, महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले की जो कथाएं हैं इन्हें कहा जाता है जातक कथाएं। क्या है दोस्त? जातक कथाएं कहा जाता है। जातक कथाएं। और दोस्त जो जातक कथाएं हैं ये सत्य पिटक में है। किसमें? सत्य पिटक में वर्णित की गई है। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न देखते हैं, स्तूप क्यों बनाए गए थे? दोस्त अगर स्तूप की बात की जाए तो स्तूप क्यों बनाए गए थे? बौद्ध ग्रंथों के लिए, बुद्ध की पूजा करने के लिए, धार्मिक सभाएं करने के लिए, या पवित्र स्मृति
चिन्ह रखने के लिए। तो दोस्त जो स्तूप थे वो पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए बनाए गए थे, और ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्त अगर पूजा की बात की जाए तो बौद्ध की पूजा करने के लिए चैत्य बनाए गए थे। क्या चैत्यों का निर्माण किया गया था। उसके बाद अगर जो भिक्षु थे, भिक्षु और भिक्षुणी, भिक्षुओं के रहने का स्थान, इसे दोस्त विहार कहा जाता था। क्या विहार। तो जहां बौद्ध भिक्षु रहते थे उस स्थान को किस नाम से जाना जाता था? बौद्ध विहार नाम से, या फिर विहार। जहां पूजा करते थे पूजा स्थल को चैत्य के नाम से, और जो स्तूप होते थे इन्हें स्मृति चिन्ह रखने के लिए बनाया जाता था। तो दोस्त जो स्तूप है ये कोई नई कला नहीं है, ये बहुत प्राचीन कला है। ये कला जो स्तूप बनाने की है ये वैदिक काल से चली आ रही थी। लेकिन वैदिक काल में क्या था, जब कोई व्यक्ति मर जाता था, जिसकी मृत्यु हो जाती थी, तो उसके शव को दफनाने के बाद वहां पर एक टीला बना दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे विकास होते होते जैन धर्म और बौद्ध धर्म में आते आते ये स्तूप बनाए जाने लगे। पहले टीला होता था, बाद में ये स्तूप बनाए जाने लगे। लेकिन यहाँ पे क्या रखा जाता था? स्मृति चिन्ह रखे जाते थे। जैसे बौद्ध है तो बौद्ध के जो अवशेष हैं, जैसे कहीं पे दांत रखे गए हैं, आगे आप पढ़ेंगे दांत का मंदिर कहाँ पे है, तो कहीं दांत रखे गए हैं, कहीं उनके बाल रखे गए हैं, कोई हाथ रखे गए हैं कहीं पे, तो इन सभी स्थानों को क्या कहते हैं? हम स्तूप के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न है, किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? तो दोस्त किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? तो यह था साल का वृक्ष। कौन सा? साल का वृक्ष। दोस्त अगर गौतम बुद्ध के जन्म की बात की जाए तो इनका जो जन्म हुआ था आम्रवन में हुआ था। आम्रवन, आम्रवन में। ठीक है दोस्त, और इनका जो जन्म हुआ था ये 563 बीसी जन्म। मृत्यु की बात की जाए तो दोस्त 483 बीसी। दोस्त अगर इनकी कुल उम्र की बात की जाए तो कितनी होगी? 80 वर्ष। 80 वर्ष के ये हो गए थे। 80 वर्ष तक इनका जीवन काल था। और जो ज्ञान की प्राप्ति इन्हें हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति दोस्त इन्हें हुई थी 35 वर्ष की अवस्था में। 35 वर्ष की आयु। और दोस्त इनके विवाह की बात की जाए तो विवाह हुआ था 16 वर्ष की अवस्था में। 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हुआ। ठीक है दोस्त, और इनकी जो पत्नी थी वो कौन थी? पत्नी यशोधरा। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। ठीक है दोस्त, तो इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में जब हुआ तो यशोधरा नाम की पत्नी इनके घर पे आई, और उसके जो बाद लगभग 12 वर्ष बाद इनका विवाह कब हुआ? 16 वर्ष की अवस्था में। जब 12 वर्ष के बाद इन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया था। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं, बौद्ध धर्म की नींव डैश महान सच्चाइयों एवं डैश अंगीय पथ पर आधारित है। तो बौद्ध धर्म की जो नींव है वो दोस्त 4 सच्चाई और 8 अंगीय पथ पर आधारित है। 4 सच्चाई का मतलब क्या है दोस्त? 4 सच्चाई का मतलब यह है कि भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए थे, और 4 वो सत्य कौन से हैं? पहला है दुख है, दुख है मतलब संसार में दुख है। दूसरा है दुख का कारण है। तीसरा है दोस्त दुख का निवारण है। दुख का निवारण है। और दोस्त चौथा बताया था दुख का निवारण, दुख का निवारण अष्टांगिक मार्ग है। कौन है दोस्त? अष्टांगिक मार्ग है। तो दोस्त भगवान बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने जो बताया था कि संसार में अगर कोई 4 सत्य है तो वो क्या है? एक तो दुख है,
दुख का कारण है। दुख का कारण क्या है? तृष्णा मतलब इच्छाएं हैं, और दुख का निवारण है, और उस दुख को निवारण करने का जो रास्ता है, जो मार्ग है, वो कौन सा है? अष्टांगिक मार्ग है। तो उन्हीं 8 अष्टांगिक मार्ग जो है उन्हीं को 8 अंगीय पथ बताया गया, पथ मित्र मार्ग और 8 अंगीय पथ। तो 8 अष्टांगिक मार्ग है, उनके द्वारा आप किसी भी दुख का निवारण कर सकते हैं। और वो अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं? तो जैसे सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक सम्यक दृष्टि हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, सम्यक विचार हो गए। तो दोस्त इस तरह के उन्होंने कितने 8 अष्टांगिक मार्ग दिए थे, उनके द्वारा आप किसी भी दुख का निवारण कर सकते हैं, ये महात्मा बुद्ध ने बताया था। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान आया था? तो दोस्त जो चीन है, इसमें लगभग दुनिया का 65% जनसंख्या निवास करती है। और जो चीनी यात्री हैं वो, या जो चीनी लोग थे, चीन के लोग थे, वो भारत भ्रमण के लिए आते थे। और जब दोस्त भारत भ्रमण के लिए आते थे तो उस समय नालंदा और तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय बहुत प्रसिद्ध थे। नालंदा तो बौद्ध धर्म के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। तो दोस्त चीनी छात्र जो आते थे, चीन के लोग जो आते थे, वो इन विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते थे, और पढ़ाई करने के बाद वो यहाँ से बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ते थे, और वहां से ज्ञान अर्जित करते थे। उसके बाद अपने देश में जाकर जो बौद्ध धर्म है उसका प्रचार प्रसार करते थे। तो यहाँ पे इसी जो विजयवाड़ा है, विजयवाड़ा में भी एक चीनी यात्री आया था जिसका नाम था जुआनजांग। और ये दोस्त विजयवाड़ा में आया था, इसने बौद्ध धर्म का अध्ययन किया और उसके बाद अपने देश मतलब चीन लौट जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जन साधारण की भाषा का प्रयोग किया, वो जन साधारण की भाषा क्या थी? तो दोस्त गौतम बुद्ध के समय में जो जन साधारण की भाषा थी वो पाली भाषा थी। कौन सी थी दोस्त? पाली। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्त अगर जैन धर्म की बात की जाए तो जैन धर्म के समय में प्राकृत भाषा थी। जैन धर्म की जो भाषा थी वो प्राकृत थी, और जो वैदिक धर्म की भाषा थी वो संस्कृत थी। वैदिक धर्म की भाषा संस्कृत, जैन धर्म की भाषा प्राकृत, और बौद्ध धर्म की भाषा पाली। ठीक है दोस्त। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व 10 शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई। तो दोस्त जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जब उदय हुआ था तो वो कौन सी शताब्दी थी जब भारत में क्या देखा गया था? धार्मिक अशांति देखी गई। तो दोस्त क्या था? ये छठी तो थी, छठी सदी थी। कितनी? छठी शताब्दी थी। हुआ क्या था दोस्त, इससे पहले आपने पढ़ा था वैदिक धर्म। वैदिक धर्म जो था या वैदिक सभ्यता या फिर वैदिक काल था। तो उसमें दोस्त जो वैदिक काल था उसमें क्या होने लगा, जब तक ऋग वैदिक काल रहा तब तक सब ठीक ठाक चलता रहा। उसके बाद जैसे जैसे उत्तर वैदिक की ओर बढ़े और उत्तर वैदिक काल अपने चरम पर आया, मतलब अंत की ओर बढ़ा, तो क्या देखा गया कि जो मजदूर वर्ग था, जो किसान वर्ग था, या फिर हम जैसे कहें शूद्र वर्ग था, उसमें बहुत ज्यादा अत्याचार किए जाने लगे। और जब किसी व्यक्ति पे अत्याचार किए जाते हैं तो फिर वो असहनीय हो जाता है, और उसके बाद वो कुछ ना कुछ नया रास्ता निकालता है। तो जब इसी तरह से जब जो शूद्र थे उन पर अत्याचार किए जाने लगे, तो उन्होंने उस समय कई धर्म बने थे। उस समय जब कई धर्म बने तो उन्हीं में से एक था जैन धर्म और एक था बौद्ध धर्म। तो यह धार्मिक अशांति का कारण क्या था दोस्त? आप समझ गए होंगे धार्मिक अशांति क्या थी। ये छठी शताब्दी में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का अस्तित्व में आए। तो दोस्त अगर छठी शताब्दी की बात की जाए तो महात्मा बुद्ध का जन्म अभी आपको बताया था। महात्मा बुद्ध ये जैन उसके बौद्ध धर्म के संस्थापक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक। तो दोस्त अगर ये बौद्ध धर्म के संस्थापक है तो इनका जन्म 563 बीसी में हुआ था। 563 बीसी में जब हुआ तो ये छठी शताब्दी तो हो गई। छठी शताब्दी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ और फिर बौद्ध धर्म का विकास हुआ। दोस्त एक कारण और था कि इधर मगध साम्राज्य की स्थापना हो रही थी। मगध साम्राज्य की स्थापना। तो दोस्त मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो इसकी जो स्थापना की थी वो शासक था बिंबिसार।
बिंबिसार दोस्त मगध साम्राज्य की स्थापना की और ये हर्यक वंश का शासक था। तो इस समय इधर भी कुछ मारकाट चल रही थी। और दोस्त जो बिंबिसार है इसका अगर शासनकाल बताएं तो ये 544 बीसी से 492 बीसी तक शासन किया है और ये कुल 52 वर्ष का समय है। और इतिहास में सबसे लंबा शासनकाल भी किसका है? बिंबिसार का ही है। मगध साम्राज्य की बात की जाए तो दोस्त मगध साम्राज्य ये 544 बीसी से 185 बीसी तक इस पर शासन किया गया है। और मगध साम्राज्य पर 4 वंश हुए हैं। कितने वंश हुए हैं दोस्त? 4 वंश हुए हैं। वो 4 वंश कौन कौन से हैं? तो 4 वंश देखेंगे। सबसे पहले एक है हसना मना है। हसना मना है, आप ऐसे याद रखेंगे, हसना मना है। हा से हर्यक वंश, हर्यक वंश। उसके बाद दोस्त शिशुनाग वंश आ गया, शिशुनाग वंश। फिर नंद वंश आ गया, नंद वंश। और उसके बाद आता है दोस्त मौर्य वंश, मौर्य वंश। ठीक है दोस्त। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग, नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। ठीक है दोस्त। चलते हैं अगले प्रश्न पे और देखते हैं आज अगला प्रश्न। बौद्ध तीर्थ स्थल नाथ का मंदिर यहाँ स्थित है। तो दोस्त बौद्ध तीर्थ स्थल नाथ का मंदिर जो है वो श्रीलंका में है। कहाँ पे स्थित है? श्रीलंका में स्थित है। ठीक है दोस्त। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भगवान बुद्ध के दांत रखे गए हैं। बुद्ध के दांत के अवशेष, दांत के अवशेष रखे गए हैं। कहाँ पे दोस्त? दांत के मंदिर में, और ये श्रीलंका में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, बोरोबुडुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्त बोरोबुडुर मंदिर जो है बौद्ध मंदिर है ये इंडोनेशिया में है और इंडोनेशिया के जावा प्रांत में। कहाँ पे दोस्त? जावा प्रांत, इंडोनेशिया के जावा प्रांत में ये बोरोबुडुर बौद्ध मंदिर स्थित है। ठीक है दोस्त। अगला है, कितने वर्षों लगभग के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया? तो दोस्त लगभग 3 वर्ष। कितने वर्ष? लगभग 3 वर्ष के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था, क्योंकि संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। तो दोस्त ये वही टाइम पीरियड है जब संविधान सभा का गठन हुआ था। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और उसके बाद लगातार इतने दिन तक उसमें संघर्ष चलता रहा, उस पर बातचीत होती रही, डिबेट होती रही, जो नियम है बनाए जाते रहे, खारिज किए जाते रहे। और उसके बाद फाइनली 2 वर्ष 11 माह 18 दिन बाद ये फाइनली जब बनके तैयार हुआ तो जो लोग सहमत थे उन लोगों ने हस्ताक्षर किए। तो वो लगभग कितने वर्ष इस पे डिबेट चला, कितने वर्ष तक विचार विमर्श किया गया? तो 3 वर्ष तक इस पर विचार विमर्श किया गया था। अगला प्रश्न दोस्त, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो दोस्त स्वतंत्र भारत के अगर विदेश मंत्री की बात की जाए तो बलदेव सिंह, बीबी गिरी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इसका सही जवाब है तो दोस्त जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री थे। विदेश मंत्री दोस्त अगर बलदेव सिंह की बात की जाए तो ये रक्षा मंत्री थे उस समय के, रक्षा मंत्री। याद कैसे करेंगे दोस्त? जिसमें बल होगा वही तो रक्षा कर पाएगा। तो आप क्या कहेंगे? बलदेव सिंह के पास क्या था? रक्षा मंत्रालय था। बीबी गिरी और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो दोस्त जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है ये फर्स्ट उपराष्ट्रपति, पहले उपराष्ट्रपति और सेकंड राष्ट्रपति थे। पहले उपराष्ट्रपति और सेकंड राष्ट्रपति। बीबी गिरी की बात की जाए दोस्त तो ये तीसरे उपराष्ट्रपति और चौथे राष्ट्रपति बने।
चौथे राष्ट्रपति रहे। ठीक है दोस्त, तो ये हो गए बलदेव सिंह रक्षा मंत्री हो गए, जवाहरलाल नेहरू जी विदेश मंत्री थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति, पीवी गिरी तीसरे उपराष्ट्रपति और चौथे राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न है हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारे के बीच धूल के बादल को क्या कहते हैं? तो दोस्त इसे नेबुला कहते हैं। क्या कहते हैं? नेबुला कहते हैं। अगला प्रश्न, जनवरी 1610 में गैलीली द्वारा की गई खोज में गैलीलियन के चंद्रमाओं की संख्या कितनी थी? तो दोस्त जो चंद्रमाओं की संख्या थी वो थी 4, और इन 4 में सबसे बड़ा जो था वो गैलीमीड था। गैलीमीड ये बृहस्पति का चंद्रमा है, बृहस्पति ग्रह का चंद्रमा, या फिर इसे हम कहें उपग्रह, बृहस्पति का उपग्रह। ये दोस्त कब खोजा गया? 1610 में। किसके द्वारा? गैलीलियो के द्वारा। और ये अब तक का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है दोस्त, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैलीलीड है। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्यतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है? तो दोस्त दक्षिण भारत में मनाया जाने वाला कौन सा है? माघी बिहू। ये माघी और बिहू दोस्त कहाँ मनाए जाते हैं? असम में। तो ये तो हो गया पूर्वोत्तर में। और दोस्त उत्तरायण की बात की जाए तो ये गुजरात, ये गुजरात में हो गया। दोस्त ओणम की बात की जाए तो ओणम कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। और ये कहाँ पड़ता है? दक्षिण में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओणम। दोस्त जब ओणम उत्सव मनाया जाता है तो इस समय जो फसल अच्छी हो उसके लिए मनाया जाता है। और जब ओणम त्योहार मनाया जाता है तो यहाँ पे एक बोट रेस होती है, इसे हम कहते हैं सर्प, बोट रेस या सर्प नौका दौड़। इस उत्सव पर कथकली डांस भी किया जाता है, कथकली नृत्य किया जाता है। ठीक है दोस्त, तो दोस्त कथकली कहाँ का है? आप कहेंगे केरल का है। कथकली डांस कहाँ का? केरल का है। दोस्त जिसमें कली आएगा, जैसे कथकली हो गया, और उसके बाद क्या है, तो दोस्त और कौन कौन से यहाँ के? एक तो कथकली हो गया, इसमें जो कली लगे होंगे वो कौन होंगे? चबट्टू कली, चबट्टू कली, बेलकली, बेलकली। तो दोस्त अधिकांशतः जो कली लगे हुए होंगे वो कहाँ के आपको नृत्य मिल जाएंगे? वो केरल के नृत्य मिलेंगे। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न, निम्न में से किस त्योहार को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्त जो दशहरा है, दशहरा को विजयदशमी के नाम से जाना जाता है। इस समय बताया जाता है कि राम जो थे वो रावण पर विजय कर पाए थे, तो उसी उपलक्ष्य में विजयदशमी का त्योहार मनाया जाता है। ठीक है दोस्त, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? तो घनत्व की इकाई क्या है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब, विस्थापन मीटर पर सेकंड, और दाब की दोस्त क्या है? पास्कल। तो किसकी इकाई नहीं है? सापेक्ष घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है। ठीक है दोस्त, सापेक्ष घनत्व क्या है? ये एक अनुपात होता है। क्या है? जैसे आपको प्रतिबल बताया था, उसकी इकाई बताई थी, लेकिन सापेक्ष घनत्व जो होता है वो एक अनुपात होता है। यहाँ पे एक कोई राशि होगी, इसके बट्टे में कोई राशि होगी, तो इसके मात्रक से इसका मात्रक कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा दोस्त? इसकी कोई राशि नहीं होगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? तो दोस्त एम्पियर सेकंड क्या है? जब किसी प्रपथ में कोई धारा आई धारा बहती है और यह टी समय में बहती है, तो उस पर उत्पन्न होने वाले आवेश जो होगा तो क्या होगा? Q इक्वल टू आई टी। ठीक है दोस्त, किसी प्रपथ में आई धारा बहती है और टी सेकंड में, तो उस पर उत्पन्न होने वाला आवेश जो होता है वो Q इक्वल टू आई टी होता है। तो दोस्त Q को कहते हैं आवेश, आवेश, और I कहते हैं एम्पियर,
और दोस्त टी को कहते हैं सेकंड। तो आवेश का मात्रक क्या क्या हो गया? एम्पियर सेकंड। एम्पियर सेकंड किसका हो गया दोस्त? आवेश का हो गया। शक्ति का मात्रक क्या बताया था? वॉट। ऊर्जा का मात्रक दोस्त जूल। ठीक है। और वोल्टेज किसका हो गया? विभवांतर का। विभवांतर का मात्रक कौन सा होता है दोस्त? विभवांतर। विभवांतर का होता है वोल्ट। ठीक है दोस्त। तो अगला प्रश्न है, डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित है। तो दोस्त इससे पहले हमने पढ़ा एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम, उसके बाद पढ़ा रासायनिक संयोजन का नियम, और आज हम पढ़ रहे हैं डाल्टन का सिद्धांत। तो दोस्त डाल्टन का जो सिद्धांत है ये किस पर है? तो दोस्तों डाल्टन का सिद्धांत ये जो है वो रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। किस पर? रासायनिक संयोजन के नियम पर। डाल्टन ने अपना ये सिद्धांत 1808 में दिया था, 1808 में। और इन्होंने बताया कि इस संसार में जितने भी कण बने हैं, जितने भी कण बने, चाहे कितना भी सूक्ष्म कण क्यों ना हो, वो परमाणु से मिलकर बने हैं। और परमाणु जो है अविभाज्य कण है, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता या जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। दोस्त जो रासायनिक संयोजन का नियम है, ये दोनों नियम, एक तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम और एक आपने पढ़ा था रासायनिक अनुपात का नियम, तो उन दोनों, वो दोनों इसी के नियम होते हैं। ठीक है दोस्त। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा नहीं है? तो यहाँ भी आपको मिल जाएगा। निम्न तत्वों के परमाणु भिन्न 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 द्रव्यमान और रासायनिक गुण होते हैं। तो डाल्टन जो थे उन्होंने बताया था कि अलग अलग परमाणु जो होंगे, अलग अलग यौगिक होंगे, उनके जो परमाणु होंगे, उनका जो गुण होंगे, उनकी विशेषताएं होंगी, वो सब अलग अलग होंगी। तो यही यहाँ लिखा है, भिन्न तत्वों के परमाणुओं में भिन्न द्रव्यमान और रासायनिक गुण होते हैं। तो ये सही है। और पूछा क्या है दोस्त? नहीं। अगर नहीं पूछा है तो सही वाला गलत हो जाएगा। यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटी पूर्णांक संख्या के अनुपात में संयोजित होते हैं। यौगिक बनाने के लिए दोस्त परमाणु जो होते हैं वो छोटी पूर्णांक, मतलब सबसे छोटा क्या होगा? परमाणु होगा। तो ये भी सही है, फिर ये गलत हो जाएगा। परमाणु अदृश्य कण होते हैं जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित या नष्ट नहीं किया जा सकता। ये भी ठीक है दोस्त, क्योंकि ये किस नियम में कहते हैं? जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है उसमें क्या कहता है कि द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस एक अनुपात से दूसरे अनुपात में, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। सभी पदार्थ छोटे कणों से मिलकर होते हैं जिन्हें अणु कहते हैं। तो दोस्त यही गलत है, और जब यही गलत है तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो सभी पदार्थ छोटे कणों से मिलकर तो बने होते हैं, जिन्हें अणु नहीं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। डाल्टन के अनुसार, डाल्टन ने इन्हें परमाणु का नाम दिया था और ये कहा था इसे विभाज्य नहीं कर सकते। लेकिन ये सिद्धांत बाद में जाके फेल हो जाता है, क्योंकि परमाणु को 3 भागों में, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में फिर से बांटा जा सकता है। तो ये सिद्धांत आगे चल के फेल हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कोशिका या कोशिकीय घटक अधिकांश प्राकेंद्रीय में मौजूद नहीं होता है? प्रोकैरियोट्स में मौजूद नहीं होता। तो दोस्त कोशिका द्रव, केंद्रक झिल्ली, कोशिका भित्ति या राइबोसोम। तो दोस्त इसमें क्या सही जवाब हो जाएगा? केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली सभी में मौजूद नहीं होती। दोस्त एक कोशिका होती है, कोशिका, कोशिका के चारों तरफ ये कोशिका भित्ति लगी होती है। क्या? ये कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति का मतलब क्या है दोस्त? कोशिका की दीवार, एक सुरक्षा कर। यहाँ पे एक केंद्रक होता है दोस्त, केंद्रक, यहाँ कहीं माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, इसमें कुछ जैव द्रव्य भी होता है, जीव द्रव्य, और दोस्त इसमें राइबोसोम भी होते हैं। ठीक है। अंत प्रद्रव्य जालिका भी होती है। अब ये जो केंद्रक है दोस्त, अगर केंद्रक की बात की जाए तो केंद्रक की खोज किसने की? केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कब की थी दोस्त? ये 1831 में की थी। अगर कोशिका की खोज की बात की जाए दोस्त, कोशिका, और इसकी खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी।
रॉबर्ट हुक 1665 में। लेकिन दोस्त ये मृत कोशिका थी, कैसी? मृत कोशिका। तो आपसे पूछा जाए मृत कोशिका की खोज या कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की, तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। लेकिन केंद्र की खोज की बात की जाए तो दोस्त रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की। और जो केंद्रक झिल्ली होती है वो हर जगह या फिर अधिकांश जो प्रोकैरियोटिक जो है होते हैं इनमें मौजूद नहीं होती। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक में नहीं होती। अगला, मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है और ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है, तो दोस्त ग्लूकोज के विघटन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हम जो भोजन चबाते हैं और अगर हम ऑक्सीजन ना लें तो वो उस भोजन का पाचन नहीं होगा। पाचन का मतलब यह है कि हम जो खाते पीते हैं वो कठोर पदार्थ होते हैं। कठोर पदार्थ से सरल पदार्थ में बदलना, इसी को दोस्त भोजन का पाचन कहते हैं। और इस क्रिया को करने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, और दोस्त जब भोजन का पाचन होता है तभी ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज के बाद हमें स्टार्च मिल जाता है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है और हम दिन प्रतिदिन के काम कर पाते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा बैकअप के बारे में सच नहीं है, तो दोस्त बैकअप क्या है? बैकअप कंप्यूटर की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी डेटा या किसी फाइल को एक जगह से कॉपी करके दूसरी जगह स्टोर करना। किसी एक फाइल को एक जगह से कॉपी करके किसी दूसरी जगह स्टोर करना, वही क्या है, बैकअप है। तो कंप्यूटर फाइलों की सटीक प्रतिलिपि बनाना बैकअप के बारे में, ये तो सच है। यह कारोबार की निरंतरता योजना का हिस्सा है। ये तो हर रोज हमें करना पड़ता है, कहीं ना कहीं कॉपी पेस्ट मारना होता है। किसी को नियमित रूप से बैकअप की आवश्यकता नहीं होती। ऑफ साइट और ऑन साइट पर बैकअप अधिक फायदेमंद होता है, ये भी सही है। दोस्त, पीसी को बैकअप की आवश्यकता नहीं होती? नहीं, पीसी को बैकअप की आवश्यकता होती है। पीसी को बैकअप की आवश्यकता होती है, कॉपी पेस्ट की जरूरत पड़ती है। अगला प्रश्न है, आंकड़ा संगणक की गति सामान्यतः किस इकाई में मापी जाती है, तो दोस्त ऐसे कहेंगे बीपीएस। बीपीएस का मतलब क्या है, बिट्स प्रति सेकंड में। तो किस में मापी जाती है, बिट्स प्रति सेकंड में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक संगठक नहीं है, तो जैविक संगठक कौन नहीं है दोस्त? उपभोक्ता, प्रोड्यूसर, अपघटक, ये सब है। तो जलवायु इसका जैविक संगठक नहीं है। तो दोस्त एक बार अगर देखें तो सबसे पहले जो आता है उत्पादक। उत्पादक में कौन होते हैं दोस्त? सभी हरे पौधे होंगे, सभी हरे पौधे। सभी हरे पौधे। उत्पादक का मतलब क्या है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो सब जो हरे पौधे होते हैं वो दोस्त अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और अपना भोजन स्वयं बनाने के लिए एक तो पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है, वायुमंडल से ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सूर्य से प्रकाश लेते हैं और दोस्त जमीन से ये जल ग्रहण करते हैं। और ये जो चारों चीजें मिलती हैं तो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और ग्लूकोज का निर्माण होता है जिससे पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दूसरा हो गया दोस्त प्रथम उपभोक्ता। प्रथम उपभोक्ता तो प्रथम उपभोक्ता होते हैं दोस्त, ये उत्पादक पर निर्भर होते हैं। उत्पादक पर निर्भर। अब उत्पादक पर निर्भर होते हैं इसलिए इन्हें शाकाहारी कहते हैं, शाकाहारी। तीसरे स्तर पर जो होते हैं वो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता। इन्हें दोस्त ये जो होते हैं वो प्रथम उपभोक्ता पर आधारित या निर्भर। प्रथम उपभोक्ता पर और जब प्रथम उपभोक्ता पर निर्भर होंगे तो दोस्त ये मांसाहारी होंगे, मांसाहारी। जैसे शेर, चीता इसमें आएगा। और इसमें दोस्त जैसे गाय, भैंस, बकरी, ये सब तो आ जाएंगे, इसमें आ जाएगा। और इसमें जैसे कहें हम कि चूहे को पकड़ती हुई बिल्ली या चूहे को चबाती हुई बिल्ली, इसमें द्वितीय उपभोक्ता में आ जाएगा। और चौथे स्तर पर दोस्त आ गया तृतीय उपभोक्ता। तृतीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। और दोस्त ये पहले और
दूसरे, मतलब इसे हम कहें कि ये पहले, दूसरे और जो उत्पादक होते हैं इन तीनों पर निर्भर करते हैं। मतलब ये जो होंगे इन तीनों पर निर्भर करेंगे। उपरोक्त तीनों पर निर्भर, इसलिए इन्हें कहते हैं सर्वाहारी। तो यहाँ पे कौन आएगा? यहाँ पे आएगा मनुष्य, कुत्ता, क्योंकि कुत्ता दोस्त रोटी भी खाता है और मांस भी खाता है, तो यहाँ पे सर्वाहारी आ जाएंगे। ठीक है दोस्त। अब बात करें अपघटक की, तो अपघटक को आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न यही है, प्रकृति के क्लीनर्स इनमें से कौन है? तो दोस्त प्रकृति के क्लीनर्स जो है उन्हें विघटन या अपघटक कहते हैं। स्कैवेंजर्स जो होते हैं दोस्त वो परजीवी होते हैं, तो इन्हें क्या कहेंगे हम? क्लीनर्स। क्लीनर्स क्यों कहेंगे? ये क्या करते हैं? जो सड़े गले चीजें होती हैं, सड़े गले पदार्थ या जीव, यहाँ पदार्थ में तो दोनों ही आ जाएंगे, या जीव या फिर पेड़ पौधे, तो इनको ये क्या करते हैं? इनको सरल अपघटक में तोड़कर सरल अपघटकों में तोड़कर क्या करते हैं? मिट्टी में मिला देते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये पृथ्वी की पर जो भी गंदगी होती है उसकी सफाई करते हैं दोस्त। और ये रहा आज का प्रैक्टिस सेट। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगेगा, और दोस्त अगर अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक करें, शेयर करें, और तब तक के लिए जुड़े रहिए MLID स्टडी पॉइंट के साथ और देखते रहिए लगातार। दोस्त अगर चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और 9 बजे जुड़ना ना भूलें MLID स्टडी पॉइंट के साथ। यहाँ मिलेगा आपको ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।